हेलो फ्रेंड्स, वुमेन इन इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, आईपीओ का सीज़न चल रहा है। पहले बर्गर किंग आया, फिर मिसेस बेक्टर और अब आने वाला है एंथनी वेस्ट हैंडलिंग सेल्स लिमिटेड का आईपीओ। आईपीओ लेने से पहले हम जो करते हैं, कंपनी की पूरी डिटेल्स जानते हैं, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स जानते हैं, कंपनी पैसे के साथ क्या करने वाली है, इसमें हमें सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, क्या ये बर्गर किंग जितना फ़ायदेमंद आईपीओ लिस्टिंग होने वाली है, ये सब जानते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं कंपनी की डिटेल्स से। कंपनी की शुरुआत 2001 में नवी मुंबई में हुई थी। इस कंपनी की 8 सब्सिडरीज हैं और ये वन ऑफ द टॉप 5 वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। इस कंपनी के पास अब तक 25 प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब इन पे काम कर चुकी है, और 18 अभी भी ऑन गोइंग है, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय के लिए होते हैं। मतलब इन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है 8 साल 10 साल इस तरह का टाइम ड्यूरेशन होता है। तो 18 अभी भी चल रहे हैं। आइए चलिए जानते हैं कि कंपनी काम क्या करती है और किस तरह से काम करती है। क्या आप जानते हैं आपके घर से निकला हुआ कचरा कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है? कहीं फेंक दिया जाता है, रिसाइकिल होता है, करता कौन है, ये सब काम कैसे होता है, यही सब इसी फील्ड में है इस कंपनी। तो जो पहला काम है वो है MSW CNT प्रोजेक्ट। व्हाट इज MSW? MSW स्टैंड्स फॉर म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में जितना भी कचरा कलेक्ट होता है, वेस्ट सॉलिड वेस्ट जो होता है, उसे कलेक्ट करना और ट्रांसपोर्ट करना, ये कंपनी काम करती है। दूसरा काम क्या करती है? उस कचरे को सॉर्ट करना, सेग्रीगेट करना, रिसाइकल करना, पेपर्स को अगर श्रेड करना है तो श्रेड करना, बचे हुए जो गीला कचरा है उससे कंपोस्ट यानी कि खाद बनाना, ये करती है। तीसरा क्या काम करती है? ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है बड़े बड़े एरियाज़ का, उन्हें साफ रखने का। तो ये कैसे करते हैं ये लोग? दे डिप्लॉय पावर स्वीपिंग मशीन। आपने आजकल देखा होगा बड़ी बड़ी सड़कों पर मशीनों के द्वारा झाड़ू लगाई जाती है। ऐसे मैनुअली कोई झाड़ू नहीं लगाता, मशीन्स आती हैं। तो इस कंपनी के पास काफ़ी ऐसी मशीन्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से उस एरिया को साफ रखने का। तो ये हो गए इस कंपनी के 3 काम। एक पहले कलेक्ट करती है, फिर उसके कचरे के साथ करना क्या है वो करती है, और तीसरा क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स भी ले लेती हैं। क्विकली देखते हैं कंपनी के पास अभी तक जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन से हैं। तो कंपनी के पास अभी तक है नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स, काफ़ी मिले हुए हैं वहाँ से। देन थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवड़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बेंगलुरु म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं, ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। तो ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट हैं कंपनी के पास में जो अभी उनके पास है और जिस पर ये काम कर रहे हैं। अब देखते हैं कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस क्या है। मतलब कंपनी की फ़ायदे कहाँ हैं, हमें किस चीज़ पर सोचकर कंपनी में पैसे लगाने चाहिए, और लिमिटेशन मतलब कहाँ पे थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना चाहिए। तो जो फर्स्ट स्ट्रेंथ है कि कंपनी लीडिंग प्लेयर्स में से एक है, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों में से लीडिंग कंपनियों में से गिनी जाती है। दूसरा, इस कंपनी का बड़ा ही अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। अभी तक जितने काम उन्होंने लिए हैं बड़ी ही अच्छी तरह से निभाए हैं, तो आगे भी उससे काम मिलने में इनको सहायता होती है। बिकॉज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पता है कि अगर मैंने इस कंपनी को प्रोजेक्ट दिया है तो काम अच्छा होगा, तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इनका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। जैसा कि हमने देखा कि ये कलेक्ट भी करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी करते हैं, प्लस क्लीनिंग प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं। तो उन्होंने अपने जो पोर्टफोलियो का बड़ा ही डाइवर्सिफाइड रखा है। तीसरा जो एडवांटेज है कि इस कंपनी के पास में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स इन्होंने लिया हुआ है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट करके रखा है अपने इक्विपमेंट्स और व्हीकल्स पे। और जो नेक्स्ट और आखिरी मुझे लगता है और जो सबसे ज़रूरी है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स की टीम है जो इस कंपनी को चलाती है। कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। जो पहली लिमिटेशंस है और जो सबसे बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो डिपेंडेंसी है वो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के ऊपर बहुत है, इंडिपेंडेंस नहीं है। अब म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट का सपोज मान लीजिए किसी भी वजह से बजट कम हो जाता है, तो इनकी इनकम पे डायरेक्टली वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर बजट कम है तो वो कॉन्ट्रैक्ट दे नहीं सकते, देंगे नहीं तो उनके पास पैसे आएंगे नहीं। तो जो सबसे बड़ा लगता है मुझे कि अगर ये खुद से ही इन्होंने अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाऊंगी। ये सबसे बड़ी मतलब मुझे लिमिटेशंस लगती हैं। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिस्क। जैसा कि इनके जो मोर देन
देन 75% इनकम आती है वो कुछ क्लाइंट से आती है, कुछ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से आती है। अगर थोड़े ज़्यादा क्लाइंट्स हो और जो इनकम का जो सोर्स है वो बटा हुआ हो हर एक एरिया में, तो थोड़ा सा ईज होता है। अगर एक भी कॉन्ट्रैक्ट गया किसी भी वजह से तो वो तुरंत इनके इनकम पे रिफ्लेक्ट करेगा। और तीसरा, जैसा कि हर एक बिजनेस के साथ होता है, कंपटीशन। इनके अलावा भी काफ़ी और कंपनियां हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करती रहती हैं। तो ये 3 लिमिटेशन है जिसे हमें सोचना ज़रूर चाहिए लेने से पहले। अब आइए देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मतलब कंपनी ने अब तक कैसे परफॉर्म किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल एसेट्स जो है कंपनी अपनी बढ़ाती ही जा रही है, मतलब कंपनी अच्छे से अपने एसेट्स बढ़ा रही है। 2018 में 4,218 मिलियन से लेके 2020 सितंबर तक 7,075 मिलियन की एसेट्स कंपनी ने बढ़ाई है। देन रिवेन्यू भी देखेंगे तो बढ़ा है, एक्सेप्ट द लास्ट क्वार्टर विच वॉज 30 सितंबर 2020, जहाँ पे उनके जो रिवेन्यू है वो कम हो गए, मतलब 4,646 मिलियन से 2,151 मिलियन हो गए। एंड रीज़न हम सबको मालूम है, कोरोना की वजह से काफ़ी इंडस्ट्रियल स्टेट्स, रेस्टोरेंट, ये सब जगह बंद थी, जहाँ से उनका वेस्ट कलेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, वो सब जगह बंद थी। इसकी वजह से उनके रेवेन्यू पर फ़र्क पड़ा है। इसी तरह से प्रॉफिट भी कम हुआ है, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे 2018 में 398 मिलियन से 2020 जो मार्च था वहाँ तक 620 मिलियन तक हो गया था, और उसके बाद वाले क्वार्टर में कम हुआ है। रीज़न इज़ कोरोना ऑफ कोर्स। तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, कंसिस्टेंट ग्रोथ अभी तक दिखा रही है, और अपॉर्चुनिटी भी इस फील्ड में एक्चुअली काफ़ी है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इशू, कि ये इशू कर क्यों रहे हैं, ये जो पैसा आएगा उसका करेंगे क्या। तो जो सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन्होंने दिया है वो है टू फाइनेंस PCMC प्रोजेक्ट। PCMC क्या है? पुणे चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जी हाँ, इस प्रोजेक्ट को उनको फाइनेंस करना है, इसमें इन्वेस्ट करना है। दूसरा है, कंपनी के पास थोड़ा सा डेप्ट है, उसे पे ऑफ करना चाहती है। और तीसरा, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। ये हर एक कंपनी डालती है कि मतलब कहीं और पैसे की ज़रूरत हुई तो वो ये इस पैसे का यूज़ वहाँ पे करेंगे। अब आइए क्विकली देख लेते हैं IPO की डिटेल्स। IPO की डेट स्टार्ट्स हो रही है 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक, यानी कि 21, 22 एंड 23, ये 3 दिन हैं आपके लिए इस IPO में सब्सक्राइब करने के लिए। इशू साइज़ क्या है? 300 करोड़ कंपनी जुटाना चाहती है, कंपनी को चाहिए इस इशू से। फ्रेश इशू कितना है? 85 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल 215 करोड़ का। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको पता नहीं है ऑफर फॉर सेल क्या है। आई विल लेट यू नो इन कमेंट सेक्शन। देन IPO का प्राइस बैंड जो है उन्होंने रखा है 313 से 315 रुपीज़ पर इक्विटी। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपको IPO की सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप 315 रुपीज़ ही सिलेक्ट करें। जो एक लॉट है वो है 47 शेयर्स का, और मैक्सिमम आप 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हो जाएंगे 611 शेयर्स। कंपनी की लिस्टिंग होगी 1 जनवरी 2021। जी हाँ, ये नए साल की पहली लिस्टिंग होगी, एंड इट इज़ लिस्टिंग ऑन 1 जनवरी। कंपनी सारे मामलों में अब तक तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन जैसा कि आपको पता है मैं IPO में सब्सक्राइब 3rd डे पे ही करती हूँ, यानी 23 दिसंबर को ही मैं इसमें सब्सक्रिप्शन करूँगी, ये देखने के बाद कि इसका सब्सक्रिप्शन मतलब किस तरह का रिस्पांस इसे बाकी जगहों से मिल रहा है। FIIs, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो कितना इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी में। तो 23 दिसंबर को मैं इस IPO में सब्सक्राइब करूँगी। अभी तक तो मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ इसमें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए।